अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम रेहान अहमद है और हम पढ़ रहे हैं F5। चैप्टर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है और आज उसका पार्ट 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब पार्ट 2 हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने इंफॉर्मेशन के बारे में चीज़ों को डिस्कस किया था। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है और इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसा कि वो यहाँ डिफाइन कर रहा है, बेसिकली जितना भी आपका इक्विपमेंट होता है, फिजिकल इक्विपमेंट, जिससे आप इंफॉर्मेशन को कैप्चर करते हैं, स्टोर करते हैं, उसको ट्रांसमिट करते हैं या उसको प्रेजेंटेशन उसकी बनाते हैं, प्रेजेंट करते हैं मैनेजमेंट के सामने, वो सारी चीज़ें आईटी में आती हैं। अब कैप्चर से मुराद क्या है? अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो जब सुबह सुबह कोई भी बंदा ऑफिस में आता है तो वो अपनी अटेंडेंस लगाएगा, तो अटेंडेंस लगाने वाली जो मशीन लगी हुई है वो उसकी इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर रही है, तो ये कैप्चरिंग डिवाइस है। इसी तरह अगर आप कैश एंड कैरी पे जाते हैं, वहाँ पे जब आप कोई चीज़ परचेज करें तो वो सेल्स पर्सन आपकी जो भी चीज़ परचेज किया आपने उसको स्कैनर से स्कैन करके तो आपको रिसीट देता है। तो अब जब वो स्कैन कर रहा है तो बेसिकली वो सेल्स को कैप्चर कर रहा है, वो आपकी इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर रहा है कि आपने क्या चीज़ खरीदी है। तो वो टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वो एक इक्विपमेंट है। इसी तरह स्टोरेज यानी हार्ड डिस्क है, सादी सी मिसाल है उसकी कि हम जहाँ पे इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, वो चाहे वो फिजिकल हार्ड डिस्क हो या क्लाउड स्टोरेज हो। जैसे अब कंपनीज जो हैं बैकअप रखने के लिए क्लाउड स्टोरेज की तरफ जा रही हैं, ताकि अगर किसी भी तरह किसी भी वजह से सिस्टम ख़राब हो जाए, फिर सिस्टम डैमेज हो जाए, तो कम से कम उनका जो डाटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो बैकएंड पे सेव रहे। तो क्लाउड स्टोरेज गूगल भी प्रोवाइड कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट भी प्रोवाइड करता है और बहुत सारी कंपनीज जो प्रोवाइड कर रही हैं। फिर है ट्रांसमिशन, ईमेल के जरिए हम ट्रांसमिट करते हैं, तो ईमेल के लिए हमें लैपटॉप चाहिए, तो हम इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं। इसी तरह ट्रांसमिशन के और भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी है। और प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रेजेंटेशन में टेक्नोलॉजी क्या यूज़ हो रही है? आपका जो प्रोजेक्टर है वो यूज़ होता है, प्रेजेंटेशन आप दे रहे हैं तो वो जो प्रोजेक्टर इक्विपमेंट है वो यूज़ हो रहा है वहाँ पे। द IT इज सपोर्टिंग हार्डवेयर दैट प्रोवाइड द स्ट्रक्चर, तो वही हमें पता चल गया कि वो एक हार्डवेयर है। सेकंड चीज़ वो कह रहे हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम, IS, ये है जो हमारा एक पूरा सिस्टम है जिससे हम इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करके मैनेजमेंट तक कन्वे करते हैं, तो वो हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम कहलाता है। रेफर टू द प्रोविजन एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन टू सपोर्ट द रनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि हम जो मैनेजमेंट को हमने इंफॉर्मेशन पहुंचानी है तो डेफिनेटली उसके लिए हमारे पास एक पूरा सिस्टम होना चाहिए। यानी वो उसमें जो हमारा अभी हमने IT पढ़ा, IT भी आता है और इंफॉर्मेशन सिस्टम में और भी जो लिंक्ड चीज़ें हैं वो आती हैं। वो कैसे हैं वो हम आगे पॉइंट्स में पढ़ेंगे। Information system are also seen as valuable strategic source which can help an organization gain competitive advantage। मतलब ये है कहने का कि आपका जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो जितना स्ट्रांग होगा, आपके पास इंफॉर्मेशन जितनी जल्दी आ जाएगी, जितनी अप टू डेट इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होगी, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कंपेटिटर पे एक एज मिलेगा, आप कंपेटिटर से एक कदम आगे रहेंगे। यही कंपेटिटिव एडवांटेज होता है। For example, those instances where the information system link the organization to customer और supplier। जैसे हमने वेबसाइट बनाई हुई है, हम उस पर कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, तो हम रेगुलरली कस्टमर से उसके बारे में फीडबैक अपडेट अगर लेते रहते हैं, हम उनको रेगुलरली ईमेल सेंड करते हैं और उसके बारे में उनसे सर्वे करते रहते हैं उनका, तो हमें कस्टमर की इंफॉर्मेशन अप टू डेट मिलती रहेगी। इसी तरह सप्लायर के साथ अगर हम कोई ऐसा इंटीग्रेटेड सिस्टम बना लें कि जैसे ही अगर सप्लायर की प्राइस चेंज होती है, सप्लायर के पास कोई ज़्यादा बेहतर क्वालिटी का केमिकल मटेरियल आता है, तो वो हमें रेडीली इंफॉर्मेशन हम तक पहुंच जाए, इंटीग्रेशन हो जाए। क्रिएट इफेक्टिव इंटीग्रेशन ऑफ यूज ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ वैल्यू एडिंग प्रोसेस। वैल्यू एडिंग क्या होती है कि आप जब किसी भी मटेरियल को यूजेबल बनाते हैं और उसको आगे कस्टमर तक सेल करते हैं, तो हर स्टेप में वैल्यू ऐड हो रही है। वैल्यू ऐड का मतलब क्या है? आपके पास एक लकड़ी है, लकड़ी को आपने फर्नीचर में कन्वर्ट कर दिया, तो अब फर्नीचर की कीमत ऑटोमेटिकली लकड़ी से ज़्यादा हो गई। एक तो ये क्लेम है ना भाई, हमने फर्नीचर बनाने में मेहनत की है, उस पर हमारी कॉस्ट आई है, इस वजह से उसकी कीमत ज़्यादा हो गई, ये तो एक बात डेफिनेटली ठीक है।
वैल्यू ऐड ऑटोमेटिकली होती है, एक कस्टमर का जहन बन जाता है। फॉर एग्जांपल एक ज्वेलरी है, वो एक आप मोहल्ले की छोटी सी शॉप से लेंगे तो वो उसकी प्राइस में और उतने ही तोले का सेट आप किसी मार्केट में बड़े ज्वेलर से लेंगे, उतने ही तोले का सेट की वहां पे कीमत बहुत ज्यादा मुख्तलिफ होगी। ये वैल्यू एडिंग हो रही होती है। मतलब वैल्यू एडिंग में ये सारी चीजें आ जाती हैं, आपका डिस्प्ले कैसा है, आपकी एडवर्टीजमेंट कैसी चल रही है, आपकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, इवन वो भी वैल्यू एडिंग आती है उसमें। तो इसी तरह इंफॉर्मेशन सिस्टम भी हेल्प करता है वैल्यू एडिंग में, वैल्यू एडिंग प्रोसेस में। enables the organization to develop, produce, market and deliver new product and services based on information। अब हमारे पास अगर अप टू डेट इंफॉर्मेशन होगी कस्टमर की भी और सप्लायर की भी, दोनों जरूरी क्यों है? कस्टमर से आपको पता चलेगा कस्टमर चाहता क्या है, सप्लायर से आपको पता चलेगा कि जो कस्टमर चाहता है उसको बनाने के लिए सप्लायर के पास मटेरियल भी है या नहीं, यानी मार्केट में वो चीज़ अवेलेबल है, वो मटेरियल अवेलेबल है जिससे हम वो बना सकें। गिव सीनियर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन टू हेल्प डेवलप एंड इम्प्लीमेंट स्ट्रेटेजी। तो इंफॉर्मेशन वही बात फिर आ जाती है कि जितनी अप टू डेट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के पास होगी वो प्रॉपर प्लानिंग कर सकेगी, प्रॉपर प्लान बना सकेगी, स्ट्रेटेजिक प्लान बना सकेगी, फिर उसको इम्प्लीमेंट कर सकेगी जिसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे उसको। तो ये इंफॉर्मेशन सिस्टम के फायदे भी कह सकते हैं हम इनको, और उसका एक वे ऑफ वर्किंग क्या है वो हमने डिस्कस किया। एग्जाम्पल उसने दे दिया कि स्ट्रॉन्ग लिंक विद सप्लायर कैन बी फोर्स्ड बाय द यूज ऑफ कंप्यूटराइज्ड जस्ट इन टाइम स्टॉक सिस्टम। JIT क्या होता है कि आपको जब मटेरियल चाहिए उसी वक्त उतना मटेरियल ऑर्डर करें और आपको मिल जाए, ये JIT है। इसके भी एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं। कस्टमर कैन बी टाइड इन टू द कंपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज बाय बीइंग गिवन NIT लिंक फॉर आफ्टर सेल सर्विसेज। वो टाइड कैसे रहेगा कि आफ्टर सेल सर्विसेज आप उसको दे रहे हैं, भाई हमने आपको 2 साल रिपेयर एंड मेंटेनेंस फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, तो ये आफ्टर सेल सर्विस है, तो आप उसको अपने प्रोडक्ट के साथ अटैच रख सकते हैं कि वो आपकी तरफ बजाय किसी और तरफ ना जाए। कंप्यूटराइज सिस्टम कैन ऑल्सो हेल्प नॉट ओनली बाय मैकेनाइजिंग प्रोडक्ट सिस्टम बट ऑल्सो बाय मेकिंग द प्लानिंग ऑफ प्रोडक्ट मोर एफिशिएंट। जैसे रोबोट्स यूज हो रहे हैं तो वो मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज हो रहे हैं और प्लानिंग ऑफ प्रोडक्ट में भी, कि किस तरह हम अपनी प्रोडक्ट सिस्टम को एफिशिएंट कर सकते हैं कि हमारा जो वेस्टेज ऑफ टाइम है यानी लेबर और वेस्टेज ऑफ मटेरियल जो है ये कम से कम हो जाए। रोल उसका क्या है? ऑर्गेनाइजेशन नीड इंफॉर्मेशन सिस्टम टू एनेबल देम टू कैप्चर एंड जनरेट द इंफॉर्मेशन दैट मैनेजर्स नीड फॉर प्लानिंग, कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग। अब मैनेजमेंट के मेजर काम 3 ही हैं, प्लानिंग है, कंट्रोल है, डिसीजन मेकिंग। तो अगर उनके पास एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा जिससे उनको रेगुलरली इंफॉर्मेशन कैप्चर होके उन तक डिलीवर होती रहेगी, तो वो फिर ये तीनों काम ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकेंगे, यानी प्लानिंग भी, कंट्रोल भी और डिसीजन मेकिंग भी। द हंगर फॉर इंफॉर्मेशन हैज नेवर बीन ग्रेटर देन फॉर टुडेज ऑफ, मतलब कहने का वो कहानी है कि आज के कॉम्पिटिटिव टाइम पे, कॉम्पिटिटिव मार्केट में और रैपिडली चेंजिंग मार्केट में जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत है ये पहले कभी भी नहीं थी, क्योंकि हमें हर वक्त कस्टमर की नीड के मुतालिक अपडेट रहना पड़ेगा, सप्लायर के पास क्या चीज़ अवेलेबल है उसके मुतालिक अपडेट रहना पड़ेगा, हम क्या चीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या चीज़ मार्केट में इन हो रही है, क्या चीज़ मार्केट से आउट हो रही है, ये सब चीज़ें हमें हर वक्त इनके बारे में इन्फॉर्म रहना पड़ेगा, और इसके लिए हमें IT और IS दोनों की ज़रूरत पड़ती रहेगी। 2 मेन रोल है IT सिस्टम के, इंफॉर्मेशन सिस्टम के। सपोर्ट ऑपरेशंस थ्रू द प्रोसेसिंग एंड स्टोरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी जो हमारा IT है वो भी IS का एक हिस्सा है, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं जो स्टोरिंग के लिए और प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए, वो भी हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक पार्ट है। और सपोर्टिंग मैनेजरियल एक्टिविटी सच एज डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड कंट्रोल। IS जो है वो दूसरा काम ये करता साथ कि वो मैनेजमेंट को जितनी भी उसकी एक्टिविटीज है, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, कंट्रोल, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, उसमें भी सपोर्ट करता है। तो ये 2 मेजर रोल है इंफॉर्मेशन सिस्टम के। क्यों चाहिए और इंफॉर्मेशन हमें? बेसिकली इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए? तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए। आप ट्रांजैक्शन तभी रिकॉर्ड करेंगे, आपके पास एक रसीद होगी तो आप उससे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे कि क्या चीज आपने कितने में सेल की या परचेज की। मेक डिसीजन, इंफॉर्मेशन की बेस पे ही डिसीजन होता है, तो वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन कहलाता है।
बगैर इन्फॉर्मेशन के डिसीजन में जो एरर के चांसेस है वो ज़्यादा होंगे, जो इन्फॉर्म्ड डिसीजन होगा उसमें एरर के चांसेस, मार्जिन ऑफ एरर कम है। प्लानिंग के लिए भी चाहिए, प्लान तभी आप इफेक्टिव कर सकेंगे जब आपके पास प्लान के लिए हर तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। जैसे आप प्लान करना चाहते हैं कि आपने एक बिल्डिंग बनानी है, तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि उस बिल्डिंग के लिए जो जो मटेरियल चाहिए वो मार्केट में किस रेट पे मिल रहा है, कितने उसकी सप्लाई का टाइम कितना है, और मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा, लेबर अवेलेबल है मार्केट में नहीं अवेलेबल, लेबर का रेट क्या चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें इंफॉर्मेशन होगी तो हम प्लानिंग कर सकेंगे। फिर फॉर परफॉर्मेंस मेजरमेंट, ये जो हम वेरिएंस एनालिसिस करते हैं F2 में भी पढ़ा हुआ है, तो वेरिएंस एनालिसिस बेसिकली वो भी एक इंफॉर्मेशन है कि आपका वेरिएंस एडवर्स आया या फेवरेबल आया, उससे परफॉर्मेंस मेजर होती है। और फाइनली कंट्रोल पर्पसेस के लिए कि हमें जब यहाँ से परफॉर्मेंस मेजर करके हमें पता चलेगा एडवर्स या फेवरेबल, तो इसकी बेस पे हम कंट्रोल एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकेंगे। अब वो सारी आगे उसने एक्सप्लेन किया है, उसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सादी सी बात है कि रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन में डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ट्रांजैक्शन कैन बी यूज्ड एज एविडेंस। मैंने बता दिया कि रसीद जो होती है, रिसीट, वो आपकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का एक एविडेंस है। फिर जो कंपनीज वगैरह होती हैं उनमें अकाउंटिंग और ऑडिटिंग पर्पज़ के लिए वो लीगल रिक्वायरमेंट भी है। और डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑन प्रोडक्ट कॉस्ट, उसकी बेस पे कोई चीज़ कितने में खरीदी, रसीदें आपके पास होंगी तो आप अपनी कॉस्ट को कैलकुलेट और मेजर कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग है, इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। अब डिसीजन आपने इंफॉर्मेशन की बेस पे किया, वो इन्फॉर्म्ड होगा, जरूरी नहीं है करेक्ट भी हो, लेकिन उसमें एक्यूरेसी के चांसेस ज्यादा होते हैं। इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय इंफॉर्मेशन सिस्टम में भी क्लासिफाइड एज इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो हमें ये पता होगा भी इंटरनल इंफॉर्मेशन ज्यादा रिलायबल है, एक्सटर्नल की रिलायबिलिटी रिलेटिवली कम है। फिर प्लानिंग में, प्लानिंग रिक्वायर्स द नॉलेज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, पॉसिबल टाइम स्केल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, वही मैंने अभी ऊपर बता दिया घर की एग्जांपल में। और परफॉर्मेंस मेजरमेंट है, वो हमने वेरिएंस एनालिसिस, कॉस्ट कितनी ज्यादा कम लगी, रेवेन्यूज में क्या वेरिएंस आया, वॉल्यूम्स में क्या वेरिएंस आया, प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह, ये सारी चीजें हम परफॉर्मेंस मेजरमेंट में चेक करते हैं। दिस कलेक्शन, एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ सच डाटा कैन बी परफॉर्म्ड बाय इंफॉर्मेशन सिस्टम। और कंट्रोल कि वंस अ प्लान इज इम्प्लीमेंटेड, तो हमारी कोशिश होती है कि हम अकॉर्डिंग टू प्लान ही परफॉर्म करें। अगर हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस प्लान परफॉर्मेंस से थोड़ी सी हट रही हो, यानी एडवर्स की तरफ जा रही हो, तो फिर हम कंट्रोल मेजर्स को लेके आते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो दोबारा से अकॉर्डिंग टू प्लान हो जाए। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हमारा जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो प्लान के मुताबिक होना पॉसिबल नहीं होता। वजह उसकी ये होती है कि प्लान ही सही नहीं है, तो हम फिर प्लान को रिवाइज करते हैं। तो वो भी ऑब्वियसली तभी पता चलेगा जब हमारे सामने इंफॉर्मेशन होगी। इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू असेस वेदर इट इज प्रोसीडिंग एज एक्सपेक्टेड और वेदर देयर इज सम अनएक्सपेक्टेड डेविएशन फ्रॉम द प्लान। इंफॉर्मेशन सिस्टम कैन बी यूज्ड टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द आउटकम्स ऑफ प्लान। अब यहाँ पे जो फोर्थ हमारा टॉपिक है इस चैप्टर में, उसमें हमें वो बता रहा है कि कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम के। सीबीए एनालिसिस होता ही है किसी भी चीज के बारे में, जब हम ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम करते हैं तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस डेफिनेटली जरूरी होता है। तो ये तो वैसे हमारी लाइफ में भी होना चाहिए कि हम कोई भी काम शुरू करने लगे, इवन हमारी एजुकेशन कोई भी, तो उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जरूर करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि उस चीज का हमें फायदा भी होने वाला है इन द लॉन्ग रन के नहीं। When an organization sees a possibility for introducing new information system, उसमें evaluation करेंगे। इंफॉर्मेशन सिस्टम पूरा इम्प्लीमेंट करने में बहुत बड़ी कॉस्ट आएगी। तो वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन, इसको समझना बहुत जरूरी है, ये आगे भी किसी जगह आएगा कि वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन में वो कहता है कि कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन फॉर यूज बाय मैनेजर हैज अ कॉस्ट। आप जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे तो उस इंफॉर्मेशन कलेक्शन के लिए आपको इक्विपमेंट चाहिए, वहां पे आप एक बंदा रखेंगे, उसको सैलरी देंगे, ठीक है। इक्विपमेंट की कॉस्ट आएगी, इनिशियल कॉस्ट भी है, बाद में उसकी एनुअल डेप्रिसिएशन भी है, ठीक है। फिर उसको मैनेज करने के लिए जितना भी स्टाफ है उसको सैलरीज वगैरह दे रहे हैं, तो ये कॉस्ट है। द वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन टू द बिजनेस मस्ट बी ग्रेटर देन द कॉस्ट। अब वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है
कि आपने एक डिसीजन लिया और उसमें आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए बगैर वो डिसीजन ले लिया, तो आपको उस डिसीजन में प्रॉफिट हुआ फॉर एग्जांपल 1,00,000 रुपए। अगर आप उस डिसीजन लेने से पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते और जो बगैर इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए जो डिसीजन लिया है उसमें जो प्रॉब्लम्स थी वो आप डिसीजन इंप्लीमेंट करने से पहले ही उन प्रॉब्लम्स को दूर कर देते, तो आप बहुत सारी कॉस्ट को बचा सकते थे, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट 1,00,000 से बढ़ के 1,20,000 हो गया। अब ये जो 20,000 का इंक्रीज आया है वो जस्ट बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन आया है। तो हम ये कह सकते हैं कि वो 20,000 जो है एक्स्ट्रा प्रॉफिट दैट इज वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन, कि अगर हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए बगैर डिसीजन ले रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट है 1,00,000। अगर हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें और जो जो डिस्क्रिपेंसीज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज हैं उस काम करने में, उन प्रॉब्लम्स को हम रिमूव कर रहे हैं और उस वजह से हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। यानी जहां पे हमारी वेस्टेज सेव हो सकती थी वो हम कर रहे हैं। अगर हमें ये इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट कर ली, भाई हमें ये जो मटेरियल है वो दूसरी जगह से जरा चीप प्राइस में मिल रहा है, या हम ये देख लेते हैं कि अगर इस प्रोडक्ट को बनाने में लेबर जरा ज्यादा बेहतर स्किल वाली हायर की जाए तो उससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन है। इसकी वजह से हमारा कॉस्ट में सेविंग हुई हमें और उससे प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। तो जितना प्रॉफिट इंक्रीज होगा विदाउट इंफॉर्मेशन और विद इंफॉर्मेशन, जो प्रॉफिट में डिफरेंस है दैट इज वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन। अब उस पर कॉस्ट तो लगेगी। अब 20,000 हमने ये अब याद रखना है कि 20,000 वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन हमने एज्यूम की है कि विदाउट इंफॉर्मेशन 1,00,000 प्रॉफिट हो रहा था, विद इंफॉर्मेशन 1,20,000 है। तो ये जो डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट है दैट इज वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन। अब हम उसको रिलेट करते हैं कॉस्ट के साथ। अब हमने जो वो सिस्टम बनाया हुआ है जिसके थ्रू हम वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं तो उस पर कॉस्ट भी लग रही है। तो अगर उस पर जो कॉस्ट लग रही है वो लेस देन 20,000 है, ये जो सीबीए बता रहा है, सीबीए एनालिसिस, वो यही है कि इंफॉर्मेशन कलेक्शन पे जो हमारी कॉस्ट है दैट इज लेस देन 20,000, क्योंकि हमारा जो बेनिफिट हुआ इंफॉर्मेशन का वो 20,000 है, वो वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन 20,000 है। अब हम देखते हैं कि अगर हमारी कॉस्ट उससे कम है, यानी कॉस्ट सपोज 15,000 है, 12,000 है, 10,000 है, तो हमें नेट 10,000, अगर 10,000 कॉस्ट एज्यूम कर लेते हैं हम, तो हमें नेट जो बेनिफिट हो रहा है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का वो 10,000 हो रहा है। तो ये जो हमारा बेनिफिट है ये कॉस्ट से ग्रेटर है। इस सूरत में तो हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का फायदा होगा अगर हमारा बेनिफिट इज ग्रेटर देन कॉस्ट है। अगर हमारी कॉस्ट ज्यादा है, फॉर एग्जांपल हमारा जो बेनिफिट है वो 20,000 है, लेकिन हमें कॉस्ट जो उस पर लगा रहे हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम पे दैट इज 25,000, तो फिर हमें उल्टा 1,00,000 प्रॉफिट होने के बजाय 95,000 हो रहा है कि बेसिक प्रॉफिट में भी हमारे कमी आ गई। तो अब उस केस में हमें उस इंफॉर्मेशन का फायदा नहीं हुआ। तो ये सीबीए एनालिसिस इंफॉर्मेशन सिस्टम की इंप्लीमेंटेशन से पहले जरूरी है। अब ये 100% करेक्ट तो नहीं होगा क्योंकि आप एक्चुअली इंप्लीमेंट करने से पहले एस्टिमेट कर रहे हैं। तब आपने उसका इंफॉर्मेशन का बेनिफिट लिया 5,000, बाद में पता चला कि वो 4,000 था, 3,000 था, वो तो फर्क आएगा ही, लेकिन आपको कुछ ना कुछ कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। The design of management information system should involve a cost-benefit analysis. A very refined system offers many benefits, but at a cost. The advent of modern IT system has reduced the cost significantly. वही बात वो कर रहा है कि हमारे जो जितने भी IT सिस्टम अब नए आ गए हैं तो इससे हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो गई है, जिससे हमें अपने जितने भी ऑपरेशंस हैं वो ज़्यादा एफिशिएंटली चला सकते हैं, उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा है, उसमें स्पीड ज़्यादा है, उस वजह से हमें कॉस्ट सेव हो जाती है। इलस्ट्रेशन को आप देख लीजिएगा कि क्या है। कॉस्ट ऑफ न्यू सिस्टम में क्या चीजें आती हैं? इनिशियल कॉस्ट है और रनिंग कॉस्ट है। इनिशियल कॉस्ट में हम जितना भी सॉफ्टवेयर पे पैसा लगा रहे हैं डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट पे, सॉफ्टवेयर अगर हम बनवा नहीं रहे और बना बनाया ले रहे हैं तो उस पर जो परचेजिंग कॉस्ट है वो, फिर उसके बाद हम कंप्यूटर सिस्टम्स ले रहे हैं हार्डवेयर, वो उन पे कॉस्ट आ रही है। कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, हम एक्चुअल परचेज से पहले उसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, तो वो टाइम लगता है, उस पर ट्रेनिंग हो रही है, उस पर कॉस्ट आएगी, और ट्रेनिंग कॉस्ट अलग से भी बता दी। फिर रनिंग कॉस्ट है, यानी कुछ लोग उस ऑपरेटिंग सिस्टम को, इंफॉर्मेशन सिस्टम को रेगुलर बेसिस पे रन करेंगे तो उनकी लेबर कॉस्ट जो है वो रनिंग कॉस्ट में आएगी।
कॉस्ट ऑफ मटेरियल, फॉर एग्जांपल रिप्लेसमेंट पार्ट्स है, कोई ख़राब हो गया, हार्ड डिस्क ख़राब होगी, नहीं लगा ली। उसके बाद जो प्रेजेंटेशन में प्रिंटर वगैरह आ गया, उसमें आप रेगुलर बेसिस पे इंक वगैरह फिल करवाते हैं, ख़राब हो गया वो लगवा लिया। फिर कॉस्ट ऑफ सर्विस सपोर्ट, फॉर एग्जांपल आईटी का आपने एक पूरा डिपार्टमेंट अलग बनाया हुआ है जो इंफॉर्मेशन सिस्टम को मेंटेन करता है, तो उनकी भी जो कॉस्ट ऑफ सर्विस होगी वो हम रनिंग कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे। फिर इसी तरह कॉस्ट क्लासिफिकेशन अगर हम करें तो कॉस्ट ऑफ इंटरनल इंफॉर्मेशन, हमने दो तरह की इंफॉर्मेशन पढ़ी, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल इंफॉर्मेशन की जो कॉस्ट है वो क्या है, जैसे हमने अभी कैश एंड कैरी की एग्जांपल ली, वहां पे बार कोड स्कैनर लगा हुआ है, वो बार कोड स्कैनर की जो कॉस्ट आ रही है वो एक सुपरमार्केट के लिए इंटरनल कॉस्ट है, वो डाटा कैप्चरिंग कॉस्ट है, जारी बात आप सेल का डाटा कैप्चर कर रहे हैं। फिर प्रोसेसिंग कॉस्ट है, फॉर एग्जांपल सैलरी जो पे कर रहे हैं, अपने स्टाफ रखा हुआ है उसको सैलरीज पे कर रहे हैं जो आपके पूरे सुपरमार्केट को मेंटेन कर रहा है, तो वो प्रोसेसिंग कॉस्ट है। इसी तरह इनडायरेक्ट कॉस्ट है, इंफॉर्मेशन कलेक्टेड विच इज नॉट नीडेड और इज डुप्लीकेटेड, तो वो कुछ इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, डबलिंग हो जाती है और गैर जरूरी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाती है, तो वो कॉस्ट तो बहरहाल उसमें आएगी। एक्सटर्नल कॉस्ट में कुछ कॉस्ट है, जैसे न्यूज़पेपर डायरेक्ट कॉस्ट में आ गई। इनडायरेक्ट कॉस्ट में वेस्ट टाइम फाइंडिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन, जैसे इंटरनेट पे भी अगर कोई चीज आप सर्च करते हैं ना, तो आप 3 घंटे लगाते हैं तो उसके बाद आपको यूजफुल चीज मिलती है, तो वो जो टाइम आपका लगा एक्चुअली तो आपने आखिरी आधे घंटे में काम किया प्रॉपर, जिसमें आपको वो एक्चुअल चीज मिल गई, लेकिन पहले 2.5 घंटे अगर आपने ना लगाए होते तो वो वाला नहीं मिलता था। अब 2.5 घंटे एक तरह की कॉस्ट तो है, लेकिन वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, वो इनडायरेक्ट है। फिर मैनेजमेंट कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन, जारी बात है आप इंटरनेट से डाटा निकालेंगे, उसको फिर अपने मुताबिक आपने प्रोसेस करना है कि उसमें आपके लिए यूजफुल चीजें क्या है, सारा का सारा तो आपने यूज नहीं करना, तो वो मैनेजमेंट कॉस्ट में आ जाएगी। और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, फॉर एग्जांपल सिस्टम एनेबलिंग इंटरनेट सर्च, आपने एक रखा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, नेट लगाया हुआ, कंप्यूटर रखा हुआ, गूगल पे सर्च कर रहे हैं, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट। Indirect cost of producing information. The most expensive cost of producing information is probably the cost of labor. कि असल काम इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना, वो लेबर का ही काम है। ऑटोमेटिकली चीजें नहीं होती जब तक उनको लेबर ना देखे। People are needed to collect data, input data into system, process the data and then output the resulting information. Throughout this process, the company needs to pay their wages and thus labor becomes part of the cost of producing information. कैश एंड कैरी की अगेन एग्जांपल ले ले, आप गए, आपने ट्रॉली भरी सामान की, ले आए काउंटर पे, वहां जो बंदा बैठा है वो लेबर है, वो सारी आपकी इंफॉर्मेशन स्कैन कर रहा है, सेव कर रहा है। बैक एंड पे एक अकाउंटेंट बैठा हुआ है जो डेली बेसिस पे सारे रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहा है, वो एक लेबर है। उसके बाद वो रिपोर्ट बनती है और वो चली जाती है मैनेजमेंट के पास, वहां जाके उसको फाइनली देखा जाता है और एनालिसिस किया जाता है, वो जो बंदा बैठा है वो भी लेबर है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी लोग इन्वॉल्व हैं इंफॉर्मेशन कलेक्शन प्रोसीजर में सारे वो लेबर हैं, तो मेजर कॉस्ट जो है वो लेबर कॉस्ट ही होगी। फिर इसी तरह कुछ तो डायरेक्ट है ना जो रेगुलर बेसिस पे हमारी चल रही है, लेकिन जब हमारा कोई बंदा छोड़ देता है उसकी जगह नया रखेंगे, जैसे उसने लिखा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको ट्रेन करना पड़ेगा। अब ट्रेनिंग कॉस्ट जो है वो इनडायरेक्ट है। प्रोसेस और इज चेंज, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम अपना नया सिस्टम इंप्लीमेंट कर लेते हैं, पुराना एफिशिएंट नहीं है या उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो हम उसको नया सिस्टम इंप्लीमेंट कर लेते हैं। उसको सीखने में अगेन फिर ट्रेनिंग होगी, टाइम लगेगा, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। हमने सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर लिया, उस पर अगेन फिर ट्रेनिंग आएगी, तो मेन तो वो ट्रेनिंग रीट्रेनिंग वाला काम जो है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट में आता है। लेबर की ही ट्रेनिंग हो रही है और रीट्रेनिंग हो रही है, वो सारी बातें ये लिखी हुई है। अदर इनडायरेक्ट कॉस्ट में कहता है लॉस ऑफ स्टाफ मोरल, बार बार सिस्टम जब चेंज होता है या नया सिस्टम इवन आ जाता है तो बहुत से लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं कि वो जो चीज उन्होंने इतना अरसा लगा के सीखी थी वो तो खत्म हो गई, तो उनका मोरल डाउन हो जाता है, तो उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। डिलेज कॉज इन अदर प्रोजेक्ट ऑफ द बिजनेस, यानी ट्रेनिंग पे लोग लग गए हैं तो वो उस काम को जो कर रहे थे वो छोड़ दिया, उसके अलावा भी कुछ काम वो रिलेटेड कर रहे थे वो भी रुक गए। जनरल डिसलोकेशन कॉज्ड बाय सिस्टम चेंज, डिसलोकेशन का मतलब है कि लेबर को अपनी जगह से हटा के आप दूसरी जगह ले गए ट्रेनिंग के लिए या किसी भी वजह से,
अपसेटिंग कस्टमर फ्रॉम सिस्टम चेंज, बाज़ औक़ात कस्टमर अपसेट हो जाता है, वो भी आपका रेगुलर कस्टमर नहीं रहता, वो छोड़ के किसी और तरफ चला जाता है। और इनकम्पैटिबिलिटी विद अदर सिस्टम्स, एक नया सिस्टम आपने इम्प्लीमेंट किया, वो जो बाकी सिस्टम आपने चेंज नहीं किए, सॉफ्टवेयर हो या हार्डवेयर हो, उनके साथ कंपैटिबल नहीं है जब, तो ये भी एक अलग से फिर उनको भी अपग्रेड करना पड़ेगा, तो वो सेपरेट कॉस्ट आ जाएगी। अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर अमेंडमेंट, टेलरिंग, मेंटेनेंस वगैरह, जब सॉफ्टवेयर आप ले लेते हैं उसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसमें चेंजेस करवाते हैं, जो अननेसेसरी चीज़ें उसमें से हटाते हैं, तो वो भी आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट में आती है। कॉस्ट ऑफ फेलियर ड्यू टू इनअप्रोप्रिएट सिस्टम और फॉल्टी इम्प्लीमेंटेशन, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आपने जो सिस्टम ले लिया वो बज़ाहिर अच्छा लग रहा था, लेकिन उसमें आपकी ज़रूरत के मुताबिक बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, तो आपको अगेन चेंज करना पड़ा, तो वो कॉस्ट ऑफ फेलियर हो गई। कुछ इनटेंजिबल कॉस्ट्स भी इसमें हैं प्रोड्यूसिंग इंफॉर्मेशन में, वो है रिड्यूस्ड क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन ड्यू टू इंफॉर्मेशन ओवरलोड, जब इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, काम ज़्यादा हो जाए और उसमें क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन रिड्यूस हो जाती है। पुअर डिसीजन मेकिंग ड्यू टू इंफॉर्मेशन ओवरलोड, अब इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो, आपको पता नहीं चलता कि इसमें कौन सी मैं शॉर्टलिस्ट करूं कौन सी ना करूं, तो फिर बाज़ औक़ात गलत इंफॉर्मेशन या जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन होती है वो आप शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं, नेसेसरी इंफॉर्मेशन को छोड़ देते हैं, तो डिसीजन मेकिंग पुअर हो जाती है। टू मैनी एरियाज टू फोकस ऑन, सो इश्यूज आर नॉट फॉलोड अप, जब एक बंदा बहुत सारी चीज़ों को देख रहा है तो मेन इशू जो सॉल्व करना था वो नहीं सॉल्व हुआ, वो वहीं का वहीं रह गया, उससे भी कॉस्ट आती है आपकी। जो प्रॉब्लम्स हैं अगर आपने टाइमली उनको सॉल्व नहीं किया तो वो आपके लिए कॉस्ट है। फोकस ऑन द रॉन्ग थिंग, दैट इज ओनली ऑन दोज बिजनेस एरियाज एंड टारगेट्स दैट आर इजी टू मेजर एंड रिपोर्ट ऑन, यानी बाज़ औक़ात होता है ना, बंदा खुद को मुतमईन करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए वो फोकस कर लेता है आसान चीज़ों पे। अब आसान चीज़ों में वो कर तो ली, उसने अपने आप को तो सेटिस्फाई कर लिया, डे एंड पे उसने बोला भाई आज का काम मैंने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन उस काम का मैनेजमेंट को फायदा नहीं है, बिजनेस को फायदा नहीं है, तो अल्टीमेटली जब फायदा नहीं हो रहा तो कॉस्ट में चला जाएगा। न्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम के बेनिफिट्स क्या है? एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, एनहेंस होती है, कैपेसिटी बढ़ जाती है, लेबर सेव हो जाती है, बेटर क्वालिटी इंफॉर्मेशन हो सकती है अगर हम एक्यूरेट प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा हो, बेटर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, इंटरनेट आ गया, सारा कुछ हो गया, आप ऑनलाइन किसी भी जगह पे बैठ के इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। इम्प्रूव शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे हमने डाटाबेस बना दिया एक जगह पे, तो कराची में ऑफिस बेड बना हुआ है, लाहौर में बना हुआ है, पेशावर में, इस्लामाबाद में, जहां जहां बना हुआ है, तो वो सारे लोग उस डाटाबेस को वहां से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन थ्रू इंट्रोडक्शन ऑफ ईमेल सिस्टम, बेटर डिसीजन मेकिंग एंड कस्टमर सर्विस, तो ये सारी चीजें न्यू और अपडेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम में उसके ये एडवांटेजेस हैं। सीबीए एनालिसिस की एग्जांपल है, वो आप देख लीजिएगा। इसके बाद जो बाकी है इंशाल्लाह हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। फर्दर 2 लेक्चर्स में, 2 पार्ट्स में इंशाल्लाह हमारा ये चैप्टर जो है वो एंड हो जाएगा, तो यहाँ तक इसको देखें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।